वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर्स, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, चैप्टर 2 का सेक्शन 2, एनसीईआरटी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये टॉपिक है उसे 6 वीडियो में कन्वर्ट किया गया है, और आप पहला जो उसका देख चुके हैं जो कि व्हाट इज फेडरलिज्म था, और आज आपको हम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मैप आपके पास यहाँ पर है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो बच्चों, आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आइए देखते हैं। इन दिस मॉड्यूल वी लर्न अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और क्या होगा उसके अंदर में, हु रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी प्रकार की डिस्प्यूट आती है तो कौन उसे रिजॉल्व करेगा, हु हैज पावर टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। सो भी इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन में विस्तृत जानकारी लेने से पहले की फीचर्स का मैंने आपके सामने एक ड्रॉप डाउन ट्री डायग्राम रखा है, स्क्रीन पे देखिए, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बेसिकली मुझे इसी के बारे में पढ़ना है, बट ये शॉर्टकट आपको एक तुरंत समझा दिया जाए। तो ये जो शॉर्टकट है इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 और 2 से अधिक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कि जो भी आप 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसमें जो उसके एग्जिस्टेंस होंगे, जो उसके अथॉरिटी होंगे, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा गारंटेड होगा, वो पोस्ट और वो पोजिशन सरकार में। ओके। थर्ड पॉइंट है कि ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। कौन कौन से टायर होते हैं वो आप पढ़ेंगे उसके विस्तृत जानकारी में, और उसका स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशंस और टैक्सेशंस, किस तरीके से वो अपनी सरकार चलाएंगे, अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में कहाँ से उनको रेवेन्यू मिलेगा, वो चीज़ भी इसमें होगा। जो फोर्थ होगा वो चेंजेस बाय कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो अलग अलग लेवल्स के गवर्नमेंट है उसमें किस प्रकार से चेंजेस बाय कंसेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, वो देखना है। फिर होगा इसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो बच्चों वो किसके द्वारा फाइनल किया जाएगा, जुडिशियरी के द्वारा किया जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट जानकारी आपके लिए। दूसरा होगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। किसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट का, सेंटर का, और जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये भी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का एक पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स अपने यहाँ लेने की है, किस तरीके से वो एक्साइज ड्यूटी लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके की कस्टम ड्यूटी लेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके के कस्टम ड्यूटी लेंगे, एक्साइज ड्यूटी लेंगे, ये सब है इसके अंदर में। और फिर इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये पढ़ेंगे। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का। और इतने ही पार्ट आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही 7 पार्ट्स अब हम की फीचर्स में वास्ट में इसकी जानकारी लेने के लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 और मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, देखिए आप इस लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। वी आर द सिटीजन्स, यू आर द सिटीजन्स, और इस देश में रहने वाले डिफरेंट लोग जो इनके सिटीजन्स हैं, कोई कर्नाटका के हैं, कोई वेस्ट बंगाल के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई अंडमान निकोबार में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में। सिटीजन्स ब्लॉक वाइज, स्टेट वाइज डिफरेंट है, और वो सारे सिटीजन्स किस कंट्री का है, इंडिया का है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर में शासन चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्टेट में चलाती है। तो पीपल तो एक ही कंट्री का है ना, तो सेम सिटीजन्स हो गया, बट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हो गया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इस डायग्राम को गौर से, इस डायग्राम में आपको हमने टायर 1 कहा है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, याद कर लिया आपने। दूसरा आया आपका टायर 2, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे देश के हिसाब से देखा जाए, हम अपनी देश की चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं, हम फेडरलिज्म पे एक वास्ट व्यू में देख रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो आपको कहा जा सकता है कि यहाँ पर 30 स्टेट्स होंगे और उसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगे।
अब स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करता है डिविजन्स के साथ, जो जिसको आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं, और वहाँ उसे लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और फिर वो लोकल गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करते हैं जिला परिषद के साथ, और जिला परिषद जो कि लोगों के द्वारा वोट पा करके रिप्रेजेंटेटिव करके जिला परिषद में आते हैं, वो अपना पावर शेयर करते हैं ब्लॉक्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट में सिटी काउंसिल के साथ। अब ब्लॉक जो होता है वो गांव लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे होता है, तो उसका जो शेयर होता है पावर वो ग्राम पंचायत के साथ होता है, और जो सिटी काउंसिल है वो वार्ड के साथ अपना शेयर करता है। ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड्स होते हैं, तो ग्राम पंचायत का हेड जो है वार्ड्स मेंबर के साथ अपना पावर शेयर करते हैं। तो ये जो वर्टिकल डायग्राम आप देख रहे हैं, बेसिकली ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। दो टाइप के होते हैं ना, आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये आपका की फीचर्स था फर्स्ट, जिसको आपने याद कर लिया होगा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टाइप हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। सभी टाइप का अपना अपना जुरिस्डिक्शंस होता है इन द स्पेसिफाइड मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो जुरिस्डिक्शंस होता है वो हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाई कोर्ट होता है, और जिस स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होता है वो किसी और हाई कोर्ट से एडजॉइनिंग होता है उनका। तो बच्चों दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। The jurisdictions of the respective levels or types of the government are specified in the constitutions। ये according to constitutions होता है। जो भी मैंने बात आपको कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट्स होंगे, उसको जो भी वहाँ पर कैसे जाएंगे वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर वहाँ नहीं होती तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली होता है बच्चों। And so the existence and authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed होता है। ओके समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड फॉर्म ऑफ जो थर्ड की फीचर्स है फेडरलिज्म का, उसको देखिए। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपने कहा 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट्स एंड लोकल। इसमें से तीनों में से कोई भी एक यूनिलैटरली, जिसको आप कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया जो पावर शेयरिंग की कॉन्सेप्ट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, उसे चेंज नहीं कर सकता। उसे चेंज करने के लिए सभी स्टेट्स और लोकल लेवल्स के गवर्नमेंट को उसे अपने ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, वो इसका मतलब है। एंड सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंटर। समझ में आ गया होगा आपको। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि फेडरलिज्म में या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को चेंज किया जाए तो दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे का होना चाहिए। ये बेसिकली जो आप पार्लियामेंट में सोचिएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर अगर आपका बहुमत बहुत ही ज़्यादा हो, जिसको आप ये समझिए कि 2/3 हो, तभी जाके आप इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटे फोर्थ फीचर्स ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रीन है आपके सामने में, जरा देखिए कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशंस में पावर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी, नॉलेज किसके पास होता है? कोर्ट में होता है, जजेस के पास होते हैं और बड़े बड़े वकीलों के पास होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, उसके डिस्कशंस कैसे होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। यूनियन गवर्नमेंट को कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। किसी भी डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट में, कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा। तो इस इशू को कौन रिजॉल्व करेगा? कोर्ट रिजॉल्व करेगा। कौन सा कोर्ट? बहुत ही लेवल के कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रॉड व्यू इमेज ऑन दिस स्क्रीन दिखाया। आप जरा से देखिए, ये हम फ्रंट साइड बैक साइड आपको दिखा रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव में भी इस वीडियो को पढ़ेंगे, उन्होंने दिल्ली कभी आया ही नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लोकेशंस और इमेज को इमेज में ही देखते होंगे। तो थोड़ा सा मैंने उसमें मूवमेंट किया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मुझे पता है कि आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो की फीचर्स है वो 4 आप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 5वां पे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेरे बच्चों, आपका परिवार चलता है,
हमारा परिवार चलता है। हमारे परिवार को चलाने के लिए हमारे परिवार में हेड होता है, जैसे कि गवर्नमेंट में हेड होता है, जैसे कि यूनियन का हेड प्राइम मिनिस्टर है अपने यहाँ, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। तो बच्चों, हमारे परिवार को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू का मतलब करेंसी चाहिए उस देश में चलने वाले। ये करेंसी कहाँ से आएगा? परिवार के लोग जॉब करते हैं तो आमदनी आती है, परिवार चलती है। सरकार कैसे काम करती है और सरकार को रेवेन्यू कैसे आती है? मेरे बच्चों, हम और आप काम करते हैं और हमारी सैलरी अगर 5-6 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ये इंडिविजुअल टैक्स है, कोई एक सिंगल फैमिली, कोई एक सिंगल एम्प्लॉय देता है। लेकिन इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, वो भी अपना टैक्स शेयर करते हैं, सरकार को देते हैं, तो वो एक कॉरपोरेट टैक्स होगा। इस कॉरपोरेट टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा है और इस कॉरपोरेट टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा है। अब यहाँ पर कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, उसे आप विदेश में एक्सपोर्ट कर दिए। आपके यहाँ से जो माल है वो बाहर चला गया, एक्सपोर्ट कहते हैं इसको, हिंदी में इसे निर्यात कहा जाता है। और इससे सरकार को पैसे मिलते हैं और इसे कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर में लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द कस्टम ड्यूटी। इन द सेम वे, आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको बाहर से कोई चीज मंगाना है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। इससे आयात बोलते हैं, तो उस पर भी आपको ड्यूटी देना पड़ता है, तो उससे भी सरकार को फायदा होता है। तो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, वेल्थ टैक्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, कई सारे लैंड है, बिल्डिंग है, उसका भी आप टैक्स देते हैं, इससे भी सरकार को फायदा होती है। और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो मेरे बच्चों, इस टैक्स में जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है वो ज्यादा आमदनी होता है और ये इतना अधिक होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास इसका फंड जमा होता है। जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, कैसे आएंगे? किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण प्रॉब्लम में आएंगे। बाढ़ की स्थिति आ गई, उस क्षेत्र में भूकंप आ गया, वहां फंड की कमी हो गई है स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेंगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए, समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल रेवेन्यू, कि आप यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कर्ज मिल जाती है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट वापस भी कर सकते हैं, नहीं कर दिए तो छोड़ भी दी जाती है, एक ही देश की बात है। तो इंटर गवर्नमेंटल रेवेन्यू ही इसको कहते हैं। ये 33% अपने देश में 2017 ईस्वी के अकॉर्डिंगली, जो आपको यहाँ पर मैंने एक बार डायग्राम दिखाया है, इसमें 33.3% है। ये बेसिकली क्या है? इंटर गवर्नमेंटल रेवेन्यू है। और ये कहाँ से मिला? यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिला। जरा सी ग्राफ को गौर से देखिए, तो यहाँ पर ए है और ए में आपको यूनियन एक्साइज ड्यूटीज दिया गया है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच का जो डिमांड है। दूसरा आता है कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना परसेंट? 23.1%, ये आमदनी है। इनकम टैक्स से 18.8%, इंडिविजुअल इनकम टैक्स से 17.8%, वेल्थ टैक्स से आपको 4.7% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 2.3%। सारे टैक्स को प्लस कीजिएगा तो 100%। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से जो सरकार है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो अपने फाइनेंशियल वर्क को पूरा करते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं और यही उनके आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए हमें और आपको और आपके परिवार को या हमारे परिवार को ऑनेस्टली सरकार को यह टैक्स पे करना चाहिए, तभी हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चल सकता है। आइए पढ़ते हैं इसके बाद छठा पॉइंट, की फीचर्स का। इसमें हम आपको डुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। और मेरे बच्चों, इसमें डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफ गार्ड द नेशन, अपने देश को, अपने पॉलिटिकल बाउंड्री को, अपने लैंड एरिया को दूसरे कंट्री से रक्षा करना, कोई हमारा हड़प न ले। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, चाइना का क्या स्थिति है पाकिस्तान से, लद्दाख रीजन में, नेपाल के साइड में क्या रीजन है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, डेली बाई डेली न्यूज के साथ आप समझ रहे हैं। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है, सेफ गार्ड द नेशन। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके नेशन के अंदर में किसी भी दो सोशल ग्रुप के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, उसे आपको रिजॉल्व करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ओके, तो इससे हमें प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो फेडरल फॉर्म में एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जहां पॉलिटिकल बाउंड्री को सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट आपके ही परिवार के सामने, आपके ही एरिया में आपके सोशल सिक्योरिटी को सुरक्षा दे रहे हैं। ये है ना। तो फेडरल फॉर्म में ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा था कि एट द सेम टाइम
एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। आप यहाँ इंडिया का मैप देखिए जो मैंने दिया है, ये रीजनल डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर तमिलनाडु केरला में देखिए किस तरीके के खाना है, उससे ऊपर में आइए तो आंध्रा में देखिए किस तरीके की है, यहाँ पर डांस के लिए देखिएगा तो उसमें देखिए किस तरीके से है, और नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो डांस किस तरीके का है। तो ये एक रीजनल डाइवर्सिटी है, इसे भी आपको मेंटेन करना है क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपने ये 6 जो की फीचर्स था वो समझ लिए। ओके, अब हम इसका एक आउटकम्स तैयार करते हैं आपके लिए। क्या सीखा आपने इससे? तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आफ्टर 6 फीचर्स के बाद कि देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। ओके, governments at different level should agree to some rules of power sharing। इतने सारे चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो भी स्टेप उठाने पड़ेंगे उसमें स्टेट लेवल और यूनियन लेवल दोनों को इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट नहीं बनाना है श्रीलंका की तरह कि यूनियन गवर्नमेंट को ही सारा पावर दे दिए, जो कहेगा वही करेगा। आपको बेल्जियम के हिसाब से सोचना है। जिस तरीके से बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होता, यूनियन गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट होता है, वैसा ही फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आपको चाहिए अपने देश के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक और पॉइंट है, उसको सुन लीजिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच शुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लाइव टुगेदर। साथ साथ काम करना है यूनियन स्टेट को, तो ट्रस्ट होना चाहिए और अपना जो एग्रीमेंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसे फॉलो करना चाहिए। जैसा कि भी डिस्प्यूट चाइना बॉर्डर के साथ चल रहा है लद्दाख रीजन में, तो देखिए किस तरीके से एक साथ एक व्यूज सभी चीफ मिनिस्टर के साथ और प्रधानमंत्री के साथ अपने देश में किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आपको अच्छा लगे जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए कल के लिए तैयार रहिएगा। जैसे जैसे स्कूल में चैप्टर टीचर्स पढ़ाते जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में, वैसे ही उसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए आपके साथ ये वीडियो अपलोड की जा रही है लगातार। तो आइए बंद करते हैं अब इस वीडियो सेशंस को, और धन्यवाद कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया इसको सुनने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।